मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे दिल के तार बज गए। ये सारा कमरा मोती और लाल फूलों से मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था, और ये सारी सजावट मैंने जिसके लिए की थी, आज वो इस कमरे में लाल लहंगा पहने घूंघट निकाले इस बेड पर बैठी थी। मेरी आहट होते ही उसका सर कुछ ज़्यादा ही झुक गया। मैं कमरे में दाखिल होने से लेकर अब तक अपने दिल को ही संभाले जा रहा था, तो दूसरी तरफ वो बहुत नर्वस थी, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता भी चल रहा था। नर्वस तो खैर मैं भी था, क्योंकि यह मेरी पहली सुहागरात थी, और ऊपर से वो इतनी हसीन थी कि उसके सामने मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। हालांकि मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम था, लेकिन ना जाने क्यों उसके सामने मुझे एक अजीब सी अपने अंदर कमी हो रही थी कि इतनी सुंदर लड़की आखिरकार मेरी अर्धांगिनी ही बन गई, जिसकी मुझे उम्मीद कम ही थी, क्योंकि यह काफ़ी अमीर लोग थे और उनके मुकाबले में हम मिडिल क्लास थे। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास था। मेरी बैंक में बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब भी थी। हमारी फैमिली भी छोटी सी थी। हम 3 बहन भाई थे, जिसमें 2 बहनें और मैं उनसे बड़ा था, इसलिए पूरे घर का लाडला भी था। मेरी शायद ही कोई बात टाली गई, इसलिए जब मैंने सोनम का जिक्र घर में किया तो किसी को भी ऐतराज़ नहीं हुआ। सिर्फ मम्मी ने इतना कहा कि उनका स्टेटस काफ़ी हाई है, देख लो कहीं वो लड़की हमारे माहौल में एडजस्ट कर सकेंगी या फिर नहीं। मैं तो उन्हें कहा कि आपका बेटा किसी से कम है क्या, और एक लड़की को कामयाब, मेहनती और गुड कैरेक्टर लड़के के अलावा और क्या चाहिए होता है। मम्मी मेरी बात पर मुस्कुरा पड़ी। बेटा, आजकल की लड़कियां हमारे वक्तों के माँ बाप के सामने सर झुकाने वाली नहीं है रही, उनके मुंह में जुबान है। और जिस लड़की का तुम जिक्र कर रहे हो ना, यह तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली लगती है। तो मैं एकदम ही मम्मी की गोद में सर रख कर कहने लगा, आपका बेटा भी तो लाडला है। अच्छा है, 2-2 लाडले अगर इस छत के नीचे जमा हो जाए तो क्या हर्ज है। मेरी बात पर सब लोग हंसने लगे। मेरी बहनों ने जैसे ही मेरी पसंद का जिक्र सुना था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गए और सोनम से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहते थे। लेकिन मम्मी ने कहा कि ऐसे मुंह उठाकर हमें उनके घर जाना कुछ शोभा नहीं देता। बेहतर है कि किसी तीसरे से पहले बात की जाए, तो उनके घर जाकर उनकी मर्जी पता कर सके, तो ही हमें उनके घर जाना चाहिए। मम्मी की बात सुनकर सभी ने हामी भर ली। तभी मम्मी ने मेरे दोस्त की माँ के सामने ये बात रखी और उनसे कहा कि आप लड़की वालों के घर जाकर पहले बात कर ले। ऐसा ना हो कि उन्होंने उसका रिश्ता कहीं तय किया हो तो। मम्मी की बात सुन के मीरा आंटी ने कहा, इतना तो पता है कि उन्होंने अपनी बेटी का कहीं पर भी रिश्ता तय नहीं किया हुआ है, लेकिन चलो मैं फिर भी उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे आप बात कर लीजिएगा। मीरा आंटी ने 2 दिन बाद ही सारी बात मम्मी के सामने रखी तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैंने ये खबर सुनते ही मम्मी से कहा कि फ़ौरन चलते हैं, लेकिन मम्मी मेरी जल्दबाजी पर हंसने लगी और मेरे कंधे पर एक हल्की सी चपत लगाकर कहने लगी, ऐसे किसी के घर नहीं जाते पागल, कुछ मिठाई फ्रूट्स के साथ उनके घर जाएंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर मम्मी ने बाजार से मिठाई और फ्रूट्स मंगवाए, उनको अच्छी तरह से टोकरी में पैक करवा के उनके घर गई। उनके बारे में पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जब चाय लेकर उनकी बेटी अंदर आई तो आंटी ने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये हमारी बेटी पूजा है। जबकि मैं, मम्मी और मेरी बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि हम दूसरी छोटी का रिश्ता तय करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने बातों ही बातों में हमें ये बता दिया कि वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करेंगी। तो मम्मी ने बड़ी परेशानी से गला साफ करते हुए उन्हें बताया कि दरअसल हम अपने बेटे मोहित के लिए सोनम का रिश्ता मांगने आए हैं। तो आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। हम भी चुप हो गए। दरअसल हमें उनकी बड़ी बेटी बिल्कुल भी पसंद ना आई। वो एक सिंपल और घरेलू टाइप सी लड़की थी, जबकि मुझे चंचल लड़कियां पसंद थी, इसलिए मेरी नज़र सोनम पर जाकर ठहरी थी। सोनम से मेरी पहली मुलाकात अपने दोस्त की शादी में हुई थी, जहां मैं भी अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड था। मेहंदी की रात थी। सुंदर सुंदर लड़कियां तेज भड़कीले ड्रेसेस में मेहंदी के फंक्शन की जान बनी घूम रही थी। उन्हीं में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो मेहंदी के गाने पर लड़कियों के झुंड में डांस कर रही थी। मेरी नज़र उस पर क्या पड़ी कि मैं वहीं खड़े खड़े अपना दिल हार बैठा।
मैंने वही खड़े खड़े मम्मी को उसके बारे में बता दिया तो मम्मी हंसने लगी कि बेटा तेरी उम्र ही ऐसी है, तुझे हर लड़की अच्छी लगेगी। मैंने उनसे कहा कि मम्मी मैं इस बार वाकई सीरियस हूँ, प्लीज़ किसी आंटी से पूछिए इसके बारे में। मम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा जहाँ पर गंभीरता दूर दूर तक फैली हुई थी। तो मम्मी को लगा कि इस बार मामला काफ़ी हद तक अलग है। और यूं हमारी बात चलते चलते आज हम सोनम के घर में बैठे हुए थे, लेकिन उसकी माँ आंटी ने ड्राइंग रूम में जिस लड़की को बुलवाया वो उसकी बड़ी बहन थी, जिसके माथे पर काला बड़ा सा जलने का निशान भी था। वो लड़की चाय की ट्रे रखकर हमारे पास ही बैठ गई। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया हो कि वो ही ट्रे लेकर आएंगी। जबकि इस दौरान एक बार भी ड्राइंग रूम में सोनम नहीं आई। हालांकि मेरी निगाहें सोनम को ही ढूंढ रही थी। आंटी हमारा इरादा जानने के बाद भी अपनी बड़ी बेटी पूजा के सुघड़पन की तारीफें किए जा रही थी। वो उसके गुण लगातार गाए जा रही थी, जबकि हम सभी उनकी बातें सुन सुनकर बोर हो रहे थे। वो भी ये महसूस कर चुकी थी कि अचानक मम्मी ने कहा कि आपकी छोटी बेटी सोनम भी तो है। तो आंटी ने कहा कि जी, वो इस वक्त ट्यूशन गई हुई है, दरअसल उसके पेपर्स हो रहे हैं। जबकि हमारी बड़ी बेटी पूजा अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है और हम अब इसी की शादी का सोच रहे हैं। जाहिर है कि हमारी बड़ी बेटी है तो पहले हम इसकी शादी करेंगे। जैसे वो बातों ही बातों में हमें बता रही हो कि अगर रिश्ता करना है तो पहले पूजा का रिश्ता करना, वरना हमारी तरफ से तो हरी झंडी समझे। मैं इन सारी बातों में परेशान हो रहा था। मैंने मम्मी को कोहनी मारकर आंखों ही आंखों में इशारा किया तो मम्मी ने आंटी से धीरे से कहा कि हम तो दरअसल सोनम के लिए आए हैं। भगवान आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह करे, लेकिन हमें तो सोनम ही पसंद है। मम्मी की बात सुनकर आंटी जैसे चुप सी हो गई। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो लड़की पूजा हमारी बात सुनकर फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। ड्राइंग रूम में अब एक अजीब सी खामोशी थी और मेरा दिल डूब रहा था कि ये ना हो कि आंटी इनकार कर दे, जिसके चांसेस काफ़ी हद तक मुझे भी लग रहे थे। लेकिन आंटी चुप ही रही। उन्होंने इस पर कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। हम उठकर घर से बाहर आ गए। मम्मी ने सारी बात मीरा आंटी को बता दी और उन्होंने कहा कि वो इस मामले को किसी तरह से हल कर दे। अगर लड़की वाले राजी हो जाएंगे तो हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक ही इकलौता बेटा है और उसकी शादी का अरमान हम सब घर वालों को शिद्दत से है। मम्मी की बात मीरा आंटी बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने लड़की की माँ से बात की और उन्हें समझाया कि रिश्ता अच्छा है, लड़का बैंक में नौकरी करता है, घर भी उनका अपना है, और क्या चाहिए। अब आप भगवान का नाम लेकर पहले छोटी बेटी की शादी कर दे, फिर भगवान ने चाहा तो पूजा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, उसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ार में छोटी का रिश्ता ना करना भी तो गलत बात है, क्योंकि पूजा के रिश्ते के इंतज़ार में छोटी को बिठाना ठीक नहीं। बड़ी की तरह कहीं छोटी की उम्र भी निकलती ना चली जाए। मीरा आंटी की बात सुनकर आंटी डर सी गई, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी। पहले तो कोई रिश्ता उसके लिए आता ही नहीं था, और अगर कोई रिश्ता आ जाता तो एक बार पूजा को देखने के बाद लड़के वाले फिर पलट कर ना आते। यूँ पूजा घर में बैठे बैठे अब काफ़ी उम्र की दिखाई देने लगी थी, इसलिए आंटी थोड़ी सी परेशान भी थी। अब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हुआ और छोटी की उम्र भी अब शादी को पहुंचने वाली है। वो कब तक बड़ी के इंतज़ार में छोटी को भी लटका के रखेंगे, इसलिए उनके घर में इस बारे में काफ़ी बातें हुई और आखिरकार उन्होंने हमें संदेश भेजा कि हमें सोनम के लिए मोहित का रिश्ता पसंद है। तो मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मुझे एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मेरे दिल को सोनम के नाम का रोग लग जाएगा, क्योंकि मुझे पहली ही नज़र में सोनम से मोहब्बत हो गई थी और मैं दिन रात उसकी मोहब्बत में सुलग रहा था। जब तक आंटी ने हाँ नहीं की थी मैं अंगारों पर लौट रहा था। मैं ये तो नहीं जानता था कि सोनम के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मुझे अपने बारे में इतना यकीन था, अगर वो मुझे ना मिले तो शायद मैं किसी और से भी शादी करने के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकता। शायद दिल के मामले ऐसे ही होते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुश्किल में से निकाल दिया और मुझे मेरी सोनम से मिला दिया। शादी की तारीख तय हो गई,
तो मैं उस दिन से ही ऑफिस से छुट्टी करने के बाद अपने कमरे की सजावट खुद अपने हाथों से करने लगा। इस दौरान मैंने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्मीली थी, इसलिए 1 या 2 मिनट से ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती थी। तो मैं अक्सर हंस देता कि चलो जब ब्याह कर आएंगी तो फिर मैं उससे ढेर सारी बातें करके अपने दिल का अरमान पूरा करता रहूँगा। और ये ख्याल जब भी मेरे दिल में पैदा होता, मेरे होठों पर सोनम को याद करके खुशी की मुस्कुराहट उतरने लगती। मैं उसके पास आकर बैठ गया, वो थोड़ी सिमट गई। वो बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे हेवी मेकअप से उलझन हो रही हो। तो मैंने उसे कहने के लिए कहा कि आप अगर चाहे तो रिलैक्स होकर बैठ सकती है, लेकिन वो कुछ घबरा गई थी। मैं जैसे ही उसके पास गया कि उसका घूंघट उठा सकूं, तब एकदम ही वो बिदक कर पीछे हो गई और धीरे से मुझसे कहने लगी कि मैं दरअसल अपना मेकअप साफ करना चाहती हूँ। मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैंने कभी इतना हेवी मेकअप नहीं किया। दिल तो चाहा कि उससे कह दूँ कि तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी हसीन हो। लेकिन दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी झिझक रहा था। तो मैं उसे स्पेस देते हुए कहा कि ठीक है, आप वॉशरूम में जाकर अपना हाथ मुंह धो लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपना लहंगा संभालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, तो मैं एक ठंडी सांस भरकर वहीं बैठ गया। मुझे लगा कि वो जल्द ही लौट आएंगी, लेकिन उसने वॉशरूम में काफ़ी देर लगा दी थी। तो मैंने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी और हल्के फुल्के कपड़े पहनकर दोबारा बेड पर आकर लेट गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसीलिए लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अचानक एक झटके से मेरी आंख खुली तो सामने वाली क्लॉक पर मेरी नज़र गई, तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो क्या वो अब तक वॉशरूम में ही थी? मैं परेशान होकर बेड से उतर गया। मुझे सोए हुए 5 घंटे हो चुके थे। कहीं वो कमरे से बाहर ना चली गई हो। मैंने परेशान होकर सोचा, अगर बाहर जाता हूँ तो मेहमानों से भरे घर में माँ बहनों से पूछता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं अभी इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक मुझे वॉशरूम में हल्के से खटकने की आवाज़ आई। तो मेरी जान में जान आई। इसका मतलब वो जब से वॉशरूम में ही है। मैंने हल्के से दस्तक दी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने फिर उसे आवाज़ देकर पूछा, सोनम तुम ठीक हो? क्या बात है? अब तक वॉशरूम में ही हो, खैरियत है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सोनम दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। मैं हैरान हुआ कि ये इस तरह से क्यों खड़ी है। मैंने उसे पुकारा, सोनम सब खैरियत तो है? वो मेरी तरफ मुड़ी। अचानक ही मेरी नज़र उसके माथे पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सोनम नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा थी, जिसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर तेजी से वॉशरूम से बाहर निकल आया। तो वो भी एकदम से मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मैं कमरे में दाएं बाएं अपनी नज़र दौड़ाने लगा कि आखिर सोनम कहाँ गई, कि अचानक मुझे लगा कि वो मेरे पीछे खड़ी थी। तो मैं एकदम उसकी तरफ मुड़ा। अरे पूजा दीदी, आप हमारे कमरे में क्या कर रही है? सोनम कहाँ है? मेरी बात सुनकर उसने अपना निचला ओठ दांतों से काटा और घबराई हुए अंदाज में बोली, सोनम तो अपने घर में होगी। तो मैंने बड़े हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है आपका? सोनम मेरी परमिशन के बगैर कैसे जा सकती है? तो मेरी बात सुनकर वो लगातार अपना ओठ चबाने लगी। उसके अंदाज में बहुत घबराहट थी और आंखें झुकी हुई थी। मुझे पूजा दीदी का ये अंदाज देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो सोनम की तरह गोरी चिट्टी तो नहीं थी, लेकिन सांवली रंगत में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। अचानक मेरी नज़र उनके लहंगे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने बिल्कुल सोनम की तरह ही लहंगा पहन रखा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है दोनों बहनों ने एक ही जैसा लहंगा शादी के लिए बनवाया होगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि शादी के मौके पर बहनें एक जैसा ही ड्रेस बनवाती है। और पूजा दीदी के दिल में अपनी बहन की तरह दुल्हन बनने की अरमान तो जागे ही होगी, इसलिए दुल्हन की तरह का लहंगा बनवा कर पहन लिया। अचानक ही मुझे सोनम का ख्याल आया, तो अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं ज़रा सोनम को फ़ोन करके आता हूँ। मैंने टेबल से फ़ोन उठाया ही था, उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि ज़रा मेरी बात सुनिए। तो मैं एकदम सीधा खड़ा होकर
उसकी तरफ देखने लगा। दरअसल आपकी शादी मुझसे ही हुई है, सोनम से नहीं। पूजा की बात सुनकर मुझे बिजली का झटका लगा था और मैं 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? वो फिर से अपने होठ दांतों से काटने लगी। इम्पॉसिबल। आप शायद सपना देख रही है, क्योंकि आपको मुझसे शादी करने का बहुत अरमान था। मेरे ख्याल में आपको किसी बहुत अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं आगे की तरफ बढ़ा ही था कि वो फिर से मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। ये सपना नहीं है मोहित, आपकी शादी मुझसे ही हुई है। उसका दूसरी बार इस तरह से कहना, मैं झंझला गया तो मैंने उसका हाथ जोर से पकड़कर झंझोड़ दिया। देखो, अगर यह मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। आप रिश्ते में सोनम की बहन हो तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। बार बार अपने और ऐसे मेरे रिश्ते को गलत नाम से मत पुकारे। तो वो एकदम रोने लगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मैं तो आपको पत्नी कबूल ही नहीं करता, क्योंकि मेरी शादी तो सोनम से हुई है। वो सोनम नहीं, मैं थी जिसके साथ आपने फेरे लिए हैं। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम रिश्ता सोनम के लिए लेकर गए थे, मंगनी सोनम के साथ हुई और शादी के टाइम तुम सोनम की जगह क्यों बैठ गई? क्या चक्कर है? मैं फंसी फंसी आवाज़ में उसकी तरफ देखकर बोला था। वो लगातार रोए जा रही थी। ओ, अब मैं समझा कि तुम्हारी शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ, तुमने मेरे साथ गेम खेली है। तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी है? तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। तुम लोगों को अंदाजा है कि तुम लोग क्या कर बैठे हो? मैंने चीख कर कहा तो एकदम से सहम गई। फिर मैंने अपने कमरे में बैठ के आसपास जितने भी फूलों की लड़ियां थी वो सब तोड़ डाली और अपने बाल नोचते हुए कमरे से बाहर आ गया और मम्मी को जोर जोर से आवाज़ देने लगा। तो मम्मी और मेरी बहनें एकदम ही चप्पल पहने बगैर ही कमरे से बाहर निकली। वो हैरान थी। मुझे इससे पहले उन्होंने कभी गुस्से से चीखते हुए घर में नहीं देखा था। तो वो सब मेरे आसपास जमा हो गए। तो मैं एकदम चीख कर बोला कि हमारे साथ धोखा हो गया। आप जाकर देखिए कि कमरे में कौन है। तो मम्मी और बहनें एकदम से मुझे चुप करवाने लगी। धीरे बोलो, मेहमानों से घर भरा हुआ है। किसी के कानों में आवाज़ पड़ गई तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अभी भी लोगों की पड़ी है? आपके जवान जहान एकलौते बेटे के साथ लोग फ्रॉड कर गए और आप अभी भी लोगों का सोचे जा रही है। तो मम्मी ने मेरी बहन से कहा कि इसे फौरन कमरे में ले जाओ, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बहन मुझे पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और मेरी मम्मी मेरे बेडरूम में गई। तो सोनम की जगह पूजा को देखकर मम्मी का दिल दहल कर रह गया। मम्मी ने कमरे में ही खड़े खड़े आंटी के घर फ़ोन किया। तो पहले तो उन्होंने डर के मारे फ़ोन ही नहीं उठाया, और जब फ़ोन आंटी के हस्बैंड ने रिसीव किया तो मम्मी ने बहुत बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड करके अच्छा नहीं किया। सोनम का कहकर पूजा को हमारे बेटे के पल्ले बांध दिया। तो यह आय बाय करने लगे। पूजा ये सारे मामले में चोर सी बनी खड़ी थी। घर में मौजूद सारे मेहमानों को हमारे साथ होने वाले फ्रॉड का पता चल चुका था। मतलब अब ये बात हमारे घर से निकलकर पूरे खानदान में फैलने वाली थी। मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई। उनका बीपी हाई होने लगा, क्योंकि ये सब उनके इकलौते बेटे के साथ हुआ था जिसे वो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेहमान धीरे धीरे घर जाने लगे और हम घर वाले इस सिचुएशन में अकेले रह गए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले से अब हम कैसे निपटे। जो भी था, अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोच रखा था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन उस दौरान मम्मी इतनी बीमार हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस दौरान पूजा ने मम्मी की बहुत सेवा की। उसने नई शादीशुदा दुल्हन वाले कोई नखरे ना किए, बल्कि अगले दिन ही पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। उसमें कोई शक नहीं था कि वो काम में बहुत माहिर थी, बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाती थी। हम सब उसके गुणों के कदर तो करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बन रही थी। मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था कि उसी दौरान मेरी दोनों बहनों के बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ गए। तो मम्मी ने मुझे कहा कि जहाँ इतना टाइम सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सब्र कर लो। इस मौके पर अगर तुम्हारा ये मामला बिगड़ता है तो तुम्हारी दोनों बहनों के वो अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी दोनों बहनों के रिश्ते एक ही घर में आए थे, यानी वो दोनों भाई थे। मेरी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर जा रही थी। तो मम्मी को बहुत इत्मीनान हुआ। लड़के वालों को जल्दी थी
क्योंकि दोनों को बाहर जाना था और वो चाहते थे कि शादी होते ही अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर जाए। तो घर में एकदम फिर से शादी वाला माहौल पैदा हो गया और मेरा मामला एक बार फिर रह गया। पूजा ने इस मुश्किल मोड़ पर भी एक बार फिर से कमर कस ली। वो हर मामले में आगे आगे रहने लगी, हर काम चुटकियों में कर लेती। बाजार के चक्कर के साथ साथ घर के कामकाज भी उसने मम्मी और बहनों का बहुत हाथ बटाया था। इसी दौरान मुझे अपने एक कलीग में इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने उससे कुछ भी ना छुपाया। अपनी पहली शादी जिस फ्रॉड तरीके से हुई वो सारी बात उसे बता दी। तो इस मौके पर उसने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। उसके बात करने का अंदाज मुझे इतना भा गया कि मैंने सोच लिया अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरी पार्टनर इस जैसी ही होनी चाहिए। मैंने कई बार मजाक मजाक में उसे ये बात कही तो उसने एक दिन मुझसे कहा, पार्टनर मुझ जैसी ही क्यों, मैं ही क्यों नहीं। उसने ये बात ऐसे ही की थी लेकिन मेरे दिल को लग गई। तो मैंने उसी वक्त उसे प्रपोज कर दिया तो वो बहुत हैरान हुई, फौरन ही हाँ कर दी। फिर मैंने घर जाकर मम्मी को अपने फैसले के बारे में बताया। मम्मी को भला क्या एतराज हो सकता था। फिर हमारी झट मंगनी और शादी हो गई। मैंने पूजा को धक्के मारकर उसके माँ बाप के घर भेज दिया क्योंकि मैं यह समझता था कि उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन दूसरी शादी करने के लिए कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि पूजा सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत है मगर उसे घरदारी में कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ तक कि मम्मी की बीमारी में भी उनका हालचाल नहीं लेती, ना ही वो सबके साथ मिलकर बैठती। आप इससे घर और घर से शाम को आउटिंग अपने दोस्तों के साथ निकल जाती। कई बार उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर भी बुलाया। हमारे घर का यह माहौल तो नहीं था। मम्मी तो यह देखकर ही मुझसे लड़ने लगी कि उसके सारे दोस्त लड़के हैं तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं। तो मैं मम्मी को क्या बताता कि उसे जब भी इस बारे में टोका तो वो मुझे फौरन ही तलाक की धमकी देने लगती। जैसे तैसे करके शादी को एक साल हो गया लेकिन घर में एक सेकंड का भी सुकून ना रहा। मम्मी इस उम्र में भी घर के सारे काम खुद करती तो मैंने मजबूरन मम्मी के लिए एक नौकरानी रखवा दी। लेकिन उस दिन पर भी हमारे घर एक तमाशा खड़ा हो गया। पूर्वी अपने कामों के लिए नौकरानी को आवाज़ देती तो मम्मी अपने कामों के लिए नौकरानी को आवाज़ देती। देर सवेर होने पर हंगामा खड़ा कर देती। इस लड़ाई झगड़े को देखकर नौकरानी ने खुद हमारे घर से काम से जवाब दे दिया। मम्मी ये सारे हालात से बहुत परेशान थी और अब तो वो बीमार भी रहने लगी थी। लेकिन इसी दौरान पूर्वी ने मुझे कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाए। मैं रोज़ रोज़ इस चिक चिक से तंग आ चुकी हूँ। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अगर मैं उनको बीमारी और बुढ़ापे में छोड़कर अलग हो जाता तो उनका ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था। पहले मेरी बहनें मम्मी की खबर लेते रहती थी लेकिन अब तो वो दोनों भी बाहर चली गई थी। ऐसे मेरा दिल ही नहीं मानता था कि मैं बिल्कुल ही अपने माँ बाप को बेसहारा करके घर से चला जाऊँ। पूर्वी के तकाजे रोज रोज बढ़ने लगे तो जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ तो उसने घर छोड़ दिया। उस दिन मम्मी बहुत रोई। वो कहने लगी, मुझे लगता है कि जैसे हमें पूजा की बद्दुआ लग गई है। माना पूजा का मामला थोड़ा सा गलत जरूर था लेकिन वो बच्ची बहुत ही अच्छी थी। इतने बड़े घर की होने के बावजूद उसने हमारे घर में एडजस्ट होने की कोशिश की। मम्मी की बात सुनकर मुझे भी एहसास हुआ। मैंने अभी तक पूजा को तलाक नहीं दी थी। तो एक दिन मम्मी ने मुझसे झिझकते हुए कहा, बजाय इसके कि तुम अब तीसरी पत्नी को तलाश करो और ना जाने वो कैसी निकले, बेहतर है कि तुम पूजा को घर ले आओ। मुझे उम्मीद है कि वो लड़की तुम्हारे साथ आ जाएंगी अगर तुम उसे लेने के लिए जाओगे तो। मम्मी अब मैं उसे लेने के लिए किस मुंह से जाऊँ, ना जाने वो लोग क्या सोचेंगे। मेरी दूसरी शादी की नाकामी की खबर उन तक भी पहुंच गई होगी। अब वो सोचेंगे कि अपने फायदे के लिए लेने के लिए आ गया है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग ऐसी बातें सोचेंगे, बल्कि वो तो शुक्र करेंगे कि हम उनकी बेटी को लेने आए हैं। तो मैं अगले ही दिन मम्मी के साथ पूजा को लेने के लिए उनके घर चला गया तो सामने पैंट शर्ट पहने सोनम किसी लड़के के साथ बहुत ही फ्री होकर हंस रही थी। हमें सोनम दिखाई दी और जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी तो उस लड़के को कोनी मारकर हमारी तरह ध्यान करवाया और फिर बिना हेलो नमस्ते किए उससे दोबारा बात करने लगी। ना जाने क्यों वो मुझे पूर्वी की दूसरी काफ़ी लगी थी। तो मैंने एक झुरझुरी सी ली और हम उसके पास से गुजर कर अंदर चले गए तो सामने बहुत अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े पूजा अपने बाप को चाय दे रही थी।
हम पर जैसे ही नज़र पड़ी तो वो किसी मुर्दी की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। हमें देखकर उसके माँ बाप हैरान होकर खड़े हो गए। तो हमने अपने आने का मकसद बताया कि हम पूजा को लेने आए हैं। तो पूजा हैरान होकर हमारी तरफ देखने लगी। पूजा के माँ बाप को भी कोई ऐतराज़ ना था और यूँ हम पूजा को लेकर घर आ गए। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे लिए भगवान जो फैसले और इंसान को चुनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके अलावा कि जिसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन ना तो उससे हमारा नसीब मिलता है और ना ही उस रिश्ते में हमारे लिए दिमागी सुकून होता है। जब से मुझे यह बात समझ आई तब से मैं पूजा का बहुत ख्याल रखने लगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।